हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 7 का लेसन 1, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लें और फिर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ही जाकर के आप लोगों को पूरा जो स्टोरी है 3 क्वेश्चंस का वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले उस वीडियो को नहीं देखा है देन प्लीज़ उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पार्ट 1 का एंडिंग बता दूं और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो किंग है उसके दिमाग में किस तरह से एक बार 3 सवाल उत्पन्न होते हैं और उन तीनों प्रश्नों का ही उत्तर जानने के लिए वो कई लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनमें से किसी के उत्तर से वो खुश नहीं होते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है किन्हीं के उत्तर से, क्योंकि सभी के जो आंसर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इस वजह से किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। एंड देन ही डिसाइड्स दैट ही विल मीट हर्मिट। ओके, फिर वो तय करते हैं कि एक हर्मिट से मिलेंगे और फिर जा कर के हम लोगों को ये भी आगे देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो हर्मिट के पास मिलने जाते हैं और उनसे वो प्रश्नों का जवाब मांगते हैं, लेकिन जो हर्मिट है वो बिना प्रश्न का जवाब दिए जो है वो अपने काम को कर रहा होता है। बाकी डिटेल आप जानने के लिए वीडियो को देखें। लेकिन अंत में जब हम लोग देखते हैं कि जब किंग बहुत ज़्यादा डिले होने के बाद किंग जो है अब ये डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, उत्तर नहीं मिला तो मैं अब घर चलूँ, लेकिन उनको लगता है कि एक आखिरी बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए हरमिट से कि उनको उत्तर देना है या नहीं। तो इसीलिए वो जब जाकर कहते हैं कि आपको अगर उत्तर नहीं देना है तो आप मुझे बोल दीजिए, ठीक है, तो मैं घर चलूँ। तभी उस हरमिट का आंसर होता है कि देखो कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, समवन हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ा हुआ आ रहा है। अब हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये जो व्यक्ति दौड़ करके आ रहा था ये कौन था, उसके बारे में पूरा स्टोरी हम लोगों को आगे समझ में आएगा। लेकिन मैंने कहा जैसा कि अगर आप लोगों को पार्ट 1 पूरा डिटेल में जानना है देन प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, जो कि मेरे इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे पार्ट 2 को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए इस तरह का एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू बनाता रहूं। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो जब वो हर्मिट कहता है उस किंग से कि देखो कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, तो उसके बाद जो है किंग क्या कहता है, द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तभी किंग मुड़कर देखते हैं कि एक बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन मीन्स एक दाढ़ी वाला आदमी है ना, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, एक बड़े दाढ़ी वाला आदमी जो वो दौड़ा हुआ उनके तरफ ही, उनके मतलब उन लोगों के, देम मीन्स उन लोगों की तरफ दौड़ करके आ रहे थे। उन लोगों मीन्स किन के तरफ, हर्मिट और किंग के तरफ। ठीक है, इधर ही वो दौड़ करके आ रहा था वो दाढ़ी वाला आदमी। His hands were pressed against his stomach, और उनके जो हाथ थे दोनों वो अपने पेट पे वो दबाए हुए थे कस करके। स्टमक मीन्स क्या था, पेट है ना, तो अपने पेट पे वो कस करके वो हाथों को दबाए हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो बह रहा था, रक्त बह रहा था। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है जो दौड़ा हुआ आ रहा है वो कहीं ना कहीं घायल है। कैसे घायल है, क्या हुआ, ये सारा हम लोगों को आगे पता चलेगा। ठीक है, तो अपने हाथों को पेट पे कस करके दबाया हुआ था जहाँ से काफ़ी रक्त बह रहा था। When he reached the king, he fainted, जैसे वो किंग के पास पहुंचता है he fainted, वो बेहोश हो जाता है, and fell to the ground, और ज़मीन पे गिर पड़ता है। The king and the hermit, जब वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़ता है तब जो वो राजा और जो वो हर्मिट थे, वो जो साधु बाबा थे, वो जो सन्यासी थे, वो क्या करते हैं आगे मैं बताता हूँ। ओके, हाँ चलिए। रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तब जा कर के जो हर्मिट है और वो जो किंग है वो दोनों मिलकर उस मैन के कपड़ों को, क्लोथिंग को सारे जो है वो हटाते हैं। एंड वो लोग क्या देखते हैं, फाउंड अ लार्ज वुंड, एक बड़ा सा घाव दिखाई देता है, एक बड़ा सा जख्म दिखाई देता है उनके पेट में। ठीक है, उनके पेट में काफ़ी बड़ा जख्म था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचिप, जो राजा है वो तुरंत उस घाव को साफ करते हैं और अपने रुमाल से जो है
वो क्या करते हैं, उस घाव को वहाँ पे कवर कर देते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो रक्त था वो बिल्कुल भी बहना बंद हो ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल इट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और जो किंग है वो तब तक उसी तरह से घाव को ड्रेसिंग करते रहें जब तक कि ब्लड निकलना पूरी तरह से, रक्त निकलना पूरी तरह से बंद ना गया हो गया हो। ठीक है, तो फाइनली जो है वो ब्लड निकलना बंद होता है। द मैन फेल्ट बेटर, तब उस आदमी को, उस दाढ़ी वाला आदमी को थोड़ा आराम महसूस होता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए वो मांगते हैं। ठीक है, कि कुछ प्यास लगा था उसे और कुछ पीने के लिए मांगते हैं। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, जो किंग है वो तुरंत ताज़ा पानी लाकर उस आदमी को देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, तब तक सूर्य भी जो है वो डूब चुका था और हवा जो है वो ठंडी होने जो है हो गई थी। इसका मतलब जो है शाम ढल गया है ना, सूर्य डूब चुका मतलब शाम ढल गया। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द wounded मैन इनटू द हट, जो हर्मिट के मदद से जो राजा है उस घायल आदमी को पकड़ के किसी तरह से उठा करके अपने झोपड़ी के अंदर जो है वो ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उनको बेड पे लिटा देते हैं। ओके, लेड मतलब होता है लेटाना, तो उनको बेड पे लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, और वो जो आदमी था, घायल आदमी, वो आंखें बंद करता है और फिर शांत हो जाता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसे नींद आ गया और वो सो गया। द किंग टायर्ड बाई द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, जो राजा था वो एक तो उतनी दूर से चल के आया था पैदल, और जो उसने पूरा दिन भर काम किया, फिर उसके बाद इस घायल व्यक्ति का जो है ड्रेसिंग करना, ये सारा काम करने के बाद ये इतना थक चुका था कि ले डाउन ऑन द फ्लोर, ये ज़मीन पे ही जो है लेट जाते हैं। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सारी रात इनको जो है अच्छे से नींद आ जाते हैं, ये अच्छे से सो जाते हैं। When he awoke, जब वो जगते हैं, it was several minutes before he could remember, तब तक बहुत समय बीत चुका था कि उन्हें ये याद आए, कि वो यस where he was or who the strange bearded man lying on the bed was, मतलब कि उनका सोया हुआ अच्छा देर हो गया। ठीक है, उनको मालूम ही नहीं चला कि इतनी देर सो गए। ठीक है, और उनको ये याद नहीं आता है कि वेयर ही वॉज, वो कहाँ थे, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और ये दाढ़ी वाला अजीब अनजान व्यक्ति कौन है जो बेड पे लेटा हुआ था, उनको ये याद नहीं आता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। फॉरगिव मी, तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और उसमें बोला जाता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, जो वो दाढ़ी वाला आदमी था वो बहुत ही धीरे से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अब सवाल है वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। When he saw that the king was awake, उन्होंने ये तब कहा जब उन्होंने देखा कि राजा जग चुका था। I do not know and have nothing to forgive you for, said the king. तभी राजा कहते हैं कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपको क्षमा करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। मैं किस बात का आपको माफ़ करूँ, क्योंकि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तभी वो बियर्डेड मैन कहते हैं यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ हु श्योर रिवेंज ऑन यू, जिन्होंने कसम खाया था आपसे बदला लेने का, आपसे बदला लेने का कसम खाया था, वो दुश्मन हूँ मैं आपका। एनिमी मीन्स दुश्मन। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई का हत्या किया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरे सारे संपत्ति को भी आपने जो है एक तरीके से सीज कर लिया था, मीन्स जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे ये पता चला कि आप अकेले हर्मिट से मुलाकात करने के लिए गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और तभी मैंने ये तय कर लिया कि आपको वापस घर जाते समय मैं रास्ते में ही आपकी हत्या कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, बट द डे पास्ड
पूरा दिन बीत जाता है, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट आप वापस ही नहीं आते हैं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इस वजह से जहाँ पे मैं छिपा था वहाँ से मैं बाहर आता हूँ, उस जगह को मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, जहाँ मैं छिपा था वहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। यस, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, लेकिन अचानक से मेरा सामना आपके बॉडी गार्ड से मीन्स अंगरक्षक से हो जाता है, हु रिकोगनाइज्ड मी एंड wounded मी, जो मुझे पहचान लेते हैं और फिर मुझे घायल कर देते हैं, ठीक है। मीन्स वो बॉडीगार्ड जो थे ना, उन्होंने इनको पहचान लिया कि वो कौन है और इस वजह से इनको घायल कर दी। कहीं ना कहीं उन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन होगा कि ये उन राजा जो है किंग की हत्या करने के फिराक में है, मौका तलाश रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडीगार्ड को ये आइडिया होगा, इसी वजह से जैसे नज़र आया वो ये उनको जो है ये जो बॉडीगार्ड है इस इंसान पे, इस दाढ़ी वाले व्यक्ति पे हमला कर दिया, ठीक है। लेकिन किसी तरह से ये जान बचा कर वहाँ से भागते हैं, लेकिन इनको जो है चाकू एक तरीके से शायद लग चुका था, है ना, पेट पे, इसी वजह से वहाँ से वो भागते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, आई स्कैप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से भाग गया, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, लेकिन मैं तो मर ही जाता यदि आप मेरे इस जख्म का, मेरे इस घाव का ड्रेसिंग नहीं करते, मतलब एक तरीके से जो साफ़ सफाई करना, बैंडेज करना, ये अगर नहीं करते तो शायद मैं मर जाता। आई विज्ड टू किल यू, मैं आपको मारने की इच्छा रख रहा था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और मैं आपने मेरा जीवन बचाया। ये दाढ़ी वाला आदमी को कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है, वो कहते हैं कि आपको मारने की इच्छा थी मेरी और आप मेरी जान बचाए हैं, आपने मेरा जान बचाया। नाउ इफ़ आई लीव, अगर मैं अब जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका सबसे विश्वसनीय नौकर के तौर पे आपकी सेवा करूँगा, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं अपने बेटों को भी ऐसा ही करने का कहूँगा कि वो भी आपकी सेवा करें, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन फॉरगिव मी, ऐसा वो दाढ़ी वाला आदमी कहते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, राजा को काफ़ी खुशी होता है अपने दुश्मन से मित्रता करके, दोस्ती स्थापित करके, शांति स्थापित करके, क्योंकि जो विवाद था, जो दुश्मनी था, वो कहीं ना कहीं समाप्त हुआ। तो किंग इस बात को लेकर के काफ़ी खुश थे कि उनका इनसे वो दुश्मनी खत्म हुआ और एक शांतिपूर्ण जो है फ्रेंडशिप हो गया, सो ईजिली, काफ़ी आराम से, ओके। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, और उनको अपना दोस्त बना लेते हैं, कौन, द किंग, राजा जो है उनको अपना दोस्त बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड, और किंग ने उनको ना केवल माफ़ी किया बल्कि कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उन्होंने ये भी वादा किया कि वो अपने नौकरों को और अपने डॉक्टरों को इनकी देखभाल के लिए जो है वो भेजेंगे। किंग ने ऐसा वादा उस बियर्डेड मैन से किया। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ किंग ने ये भी प्रॉमिस किया कि जो भी संपत्ति उन्होंने जब्त किया था इस व्यक्ति का, वो किंग जो है उनको वापस कर देंगे, ठीक है, उनको रिस्टोर कर देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। लिविंग द wounded मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, फिर उस घायल व्यक्ति को वहीं छोड़ करके किंग उस झोपड़ी से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ हर्मिट की जो है देखने लगते हैं कि हर्मिट कहाँ है, ठीक है। लुक राउंड फॉर द हर्मिट मतलब हर्मिट क्यों देखने लगते हैं कि आखिरकार वो साधु जो है वो कहाँ हैं, ठीक है, बाबा कहाँ हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले उन्होंने सोचा कि एक बार और शायद मैं पूछ लेता हूँ, शायद मुझे उत्तर अपने प्रश्नों का मिल जाए। तो एक बार उनका इच्छा था कि ठीक है, इतने देर से तो मैंने पूछा, तो एक बार और मैं लास्ट पूछ ही लेता हूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before, जब बाहर वो आते हैं किंग तो देखते हैं कि जो हर्मिट है वो उसी ज़मीन पे जो कि उन्होंने पिछले दिन जो है खुदाई किया था वहीं पे बीज बो रहे थे अपने घुटनों के बल बैठकर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और जो किंग है हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं लास्ट बार, मैं अंतिम बार आपसे
ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, है ना। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा या नहीं, ये मैं अंतिम बार आपसे कहना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही हर्मिट जो हैं उनका जवाब काफ़ी सरप्राइजिंग रहता है। हम लोगों को यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है और चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम लोग इस चैप्टर का, इस स्टोरी का जो मेन पॉइंट है, जो हम लोगों को सीख मिलने वाली है, शायद वो हम इग्नोर कर जाएं, वो शायद मेरे दिमाग में ना आए। इसीलिए यहाँ से आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। देन हर्मिट का क्या आंसर आता है, यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। अभी भी जो वो हर्मिट है वो झुक के ही खड़े हैं, लेकिन वो सर उठाकर किंग के तरफ देखते हैं जो कि उनके सामने खड़े हैं, और कहते हैं कि आपको उत्तर तो मिल चुका है, आपको उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तभी वो किंग कहते हैं कि कैसे मुझे उत्तर मिल गया, आपका कहने का मतलब क्या है, कब उत्तर मुझे मिला। डू नॉट सी, देन हर्मिट सेज, देखा नहीं आपने, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा आपने देखा नहीं। इफ़ यू हैव नॉट, सॉरी, इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस यस्टरडे, याद है कल अगर तुम्हें या आपको कल मेरे कमजोरी पे दया नहीं आता, एंड हैड नॉट डग दीज बेट्स फॉर मी, और अगर आप मेरे लिए मुझ पर दया खाकर अगर आप इस ज़मीन की खुदाई नहीं करते, आप मेरा मदद नहीं करते, तो फिर क्या होता, यू वुड हैव गॉन अवे, आप तो चले जाते हैं। फिर क्या होता, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। अगर आप बिना मेरी मदद किए अगर चले जाते हैं आप, तो क्या होता, वो इंसान जो आपके मर्डर का प्लान करके बैठा हुआ था वो आप पे हमला कर देता, तब आपको ये अफसोस होता कि काश मैं वहाँ रुक जाता, ऐसा आपको लगता। ये हर्मिट कह रहे हैं किंग से, अच्छे से समझना है कि अगर कल आप विदाउट मेरे हेल्पिंग मी, अगर आपको मेरे ऊपर दया नहीं आता, आप मेरे कमजोरी पे दया नहीं करते, आप मेरी मदद नहीं करते, तो आप वापस चले जाते हैं और वो व्यक्ति आपकी हत्या कर देता, शायद आप पे हमला करता, शायद आपका हत्या भी होता। उस दौरान आपको ये अफसोस होता कि काश मैं वहाँ ठहर जाता। उत्तर कैसे मिला अभी हम लोगों को समझना है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ओके वेट, अटैक्ड यू, हाँ ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर टेकिंग द बिट्स। 3 सवाल था, पहला क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, ओके। एंड सेकेंड वन, राइट पीपल कौन है, इंपॉर्टेंट पीपल कौन है जिनकी बातों को सुनना चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट है जिनके पास हमें खड़े होने चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हाट वाज द राइट थिंग, व्हाट वाज द राइट वर्क, सही काम क्या है। पहला था सही समय किसी काम को करने का, दूसरा सही लोग, एंड थर्ड, तीसरा जो है वो है इम्पॉर्टेंट काम, राइट वर्क, ओके। तो पहला सवाल क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है। हर्मिट कहते हैं पता है कल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जिस समय आप उस बेड की, उस ज़मीन की खुदाई कर रहे थे ना, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए इंसान था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम था आपका, ओके। सो पहला क्वेश्चन राइट टाइम, जब आप मेरे लिए काम कर रहे थे, दैट वाज द राइट टाइम। इम्पॉर्टेंट मैन, मैं था क्योंकि आपके पास मैं था, आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैं था। एंड इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था, इम्पॉर्टेंट वर्क था आपका मेरे प्रति दया होकर मेरा भला करना, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, फिर वो आदमी जब दौड़ कर हम लोगों के पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उसके बाद जब वो आदमी दौड़कर हम लोगों के पास आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब आप उसका जो है ध्यान रख रहे थे, दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर आप उसके घाव का साफ सफाई ड्रेसिंग नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू,
तो शायद वो आपसे बिना शांति स्थापित किए ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन था उस समय? आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था वो बियर्डेड मैन, वो wounded मैन। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो आपने उनके साथ किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। ओके, ये यहाँ पे हम लोगों को 2 टाइम के हिसाब से बताया गया, लेकिन ये तो कल का बताया जा रहा है। जनरल वे में हम लोग कैसे इस बात को जानेंगे? तो क्या कहते हैं आगे, ध्यान देंगे हम लोग, रिमेंबर देन, रिमेंबर देन। इसलिए याद रखना है देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए केवल एक ही वो समय है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो हर एक इंसान के लिए इस बात को हम लोग जो है मान सकते हैं कि इंसान के लिए इस धरती पे केवल एक ही टाइम है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ नाउ। और वो कौन सा समय है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है? वो है नाउ, मीन्स अब। क्योंकि अभी वो समय है जब हमारे पास वो ताकत होता है, वो पावर होता है, वो एबिलिटी होता है ताकि हम चीज़ों को बदल सकें। क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है ना, उसे बदलना शायद मुश्किल है, और जो फ्यूचर में होने वाला है शायद उस चीज़ को हम लोगों को फ्यूचर में नहीं करा जा सकता। बट अभी नाउ ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपके पास ये पावर है कि आप उसे बदल सकते हैं। आप आने वाले समय को भी बदल सकते हैं, लेकिन वो तय करेगा आपका प्रेजेंट जो एक्टिविटी है, वो तय करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड दैट इज़ वाई प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, मीन्स नाउ। आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं ना, आप जिस समय वीडियो को देख रहे हैं, इस चैप्टर को आप सुन रहे हैं, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वही है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैन कौन है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। मैंने पहले ही बताया, अभी मीन्स नाउ को इसलिए इम्पॉर्टेंट कहा गया है क्योंकि यही वो समय है जिस समय हमारे पास वो ताकत होती है कि हम उस पर एक्ट कर सकें। क्योंकि पास्ट में जो हुआ ना, हम लोग पास्ट में नहीं जा सकते, ना अभी से फ्यूचर में जा सकते हैं, बट अभी प्रेजेंट में हम रह सकते हैं और जो भी कुछ करना है वो प्रेजेंट में हम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लिए वो है जिस समय आप जिसके साथ किसी समय पे उपस्थित हैं, जिस समय आप किसी के साथ खड़े हैं, वो इंसान आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों उस इंसान को सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए बोला जा रहा है? फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता है व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और फिर हम लोग वापस किसी से मिल पाएंगे या नहीं, इस बात को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए जो इंसान आपके सामने खड़ा है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वही है। आप उनसे बात करें, उनके बातों को सुने, क्योंकि क्या पता कल वो रहे या ना रहे, या फिर आप रहें या ना रहें, शायद उनसे आपका मुलाकात हो या ना हो। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन वो है जो जिनके साथ आप खड़े हैं, जो आपके साथ खड़े हैं। एंड थर्ड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो क्या है? वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। आप जिस व्यक्ति के साथ खड़े हैं उनका भला करना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि इस धरती पे हमें केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया है कि हम जो इंसान हैं, हम मीन्स हम इंसान लोगों की मदद करें। इसी उद्देश्य के साथ हमें इस धरती पे भेजा गया है, ना कि सेल्फिशनेस होना चाहिए और चीज़ों को हम लोग लेजीनेस के साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ओके, सो आप लोगों को याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए है नाउ, अभी। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? जिनके साथ आप प्रेजेंट में खड़े हैं, जिनके साथ आप उस समय पे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? इस इंसान का भला करना ही आपका जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इस तरीके से जो हर्मिट है वो कहते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब एक्शन से मिला, एक्ट से मिला, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आपको केवल समझने की ज़रूरत है। और इस तरह से किंग जो यहाँ से सेटिस्फाइड होते हैं, एंड देन वहाँ से वो शायद चले जाते हैं।